नमस्ते दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूं। आपने सुना होगा, तीसरी दुनिया को आयात करो, खुद तीसरी दुनिया बन जाओ। मेरे पास इस पर एक थ्योरी है। तीसरी दुनिया इसलिए नहीं है क्योंकि वहां प्राकृतिक संसाधन कम हैं या विकसित देशों ने साजिश की है। तीसरी दुनिया इसलिए है क्योंकि वहां के लोग वैसे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब आप उन लोगों को विकसित देशों, विकसित समाजों में लाते हैं तो आप देखते हैं कि वे विकसित समाज भी नीचे गिरने लगते हैं। और मुझे लगता है कि पश्चिम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है जहां आप बुनियादी ढांचे, संस्थानों, ट्रैफिक में एक भारी गिरावट देख सकते हैं। लगभग हर चीज तीसरी दुनिया के देशों के स्तर तक नीचे जा रही है। हमने यह बर्तानिया में देखा है, अमेरिका में देखा है और अब ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं 19 साल की उम्र में पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के देश से ऑस्ट्रेलिया आया था, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वह थी ट्रैफिक कितना व्यवस्थित था। हर कोई अपनी लेन में था और लोग रास्ता देते थे। जो व्यक्ति पहली दुनिया के देश में पला बड़ा है वह इसे कभी नहीं समझ सकता जब तक कि आप भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश न जाएं। आप यह जरूर नोटिस करेंगे। इसे देखो, यह क्या है? यहां सबको अपनी पड़ी है। तीसरी दुनिया के देशों में लोग अपनी लेन में नहीं रहते, उनमें कोई अनुशासन नहीं होता। हम सोचते हैं कि विदेशी देशों में आने पर ये लोग खुद को ढाल लेंगे, और सच कहें तो जब ये कम होते हैं तो ऐसा ही होता है। जब इनकी संख्या बढ़ती है पुरानी आदतें नहीं जाती। मैंने ये ऑस्ट्रेलिया में देखा है। मेलबर्न के पश्चिमी उपनगर प्रवासियों से भर गए हैं, जिससे ट्रैफिक की गुणवत्ता गिर रही है। मैंने ये लंदन में भी देखा था। ये अमेरिका में भी हो रहा है। इस सोमाली ड्राइवर को देखिए जो गलत दिशा में जा रहा है। गवाह के अनुसार कारें आते देख सेमी ट्रक ने साइड में रुकने की बजाय स्पीड बढ़ाई और 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गया। और देखो, वो फोन पर भी है। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो सच में फोन पर है। लगभग 3 मील तक गलत दिशा में 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे। चमत्कारिक रूप से उन्होंने मिसौरी हाईवे पेट्रोल के किसी भी सदस्य को टक्कर नहीं मारी। आखिरकार उस ड्राइवर को रोका गया जिसके पास मिनेसोटा का वैध कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस था। लेकिन हाईवे पेट्रोल का कहना है कि उस दौरान हमारे कमर्शियल व्हीकल प्रवर्तन ट्रूपर्स ने ड्राइवर की जांच की और पाया कि ड्राइवर फेडरल मोटर कैरियर रेगुलेशंस के अनुसार सड़क संकेतों की सही पहचान नहीं कर सका। फेडरल मोटर कैरियर रेगुलेशन के अनुसार उसे आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया और ड्राइविंग की अनुमति नहीं मिली। हम जानते हैं कि कार्गो ट्रांसपोर्टेशन एलएलसी मिनेसोटा के हॉपकिंस में मिनियापोलिस के पास एक अपार्टमेंट से चलता है। ये 2023 में अब्दुल वाली अहमद के नाम रजिस्टर्ड हुआ था और इसमें सिर्फ 2 ड्राइवर हैं। मुझे यकीन है आपने सुना होगा कि कुछ भारतीय ट्रक ड्राइवरों के अमेरिका में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन सरकार ड्राइवरों की जातीयता छुपा रही है। यह अभी ऑस्ट्रेलिया में बड़ा घोटाला है। इसे देखो, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े पापों में से एक है किसी के ड्राइववे के सामने कार पार्क करना। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति फंस जाता है और बाहर नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता ब्रिटेन और अमेरिका में इसे कितना गंभीर मानते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ भी ऐसा ही होगा, पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं करते। मैंने भी कभी नहीं किया, अपने ड्राइववे के सामने भी नहीं। ठीक है, आप अपने खुद के ड्राइववे के सामने भी कभी पार्क नहीं करते, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब आप बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लाते हैं जिनकी संस्कृति में ट्रैफिक कानूनों और लगभग हर चीज के प्रति अलग नजरिया होता है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। हेडलाइन: रमजान में एडिलेड की उपनगरीय मस्जिद में मुस्लिम हर रात ड्राइववे के सामने पार्क कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। स्थानीय लोग मुस्लिम नहीं हैं, वे ऑस्ट्रेलियाई हैं। और इसे देखिए, यह किसी का ड्राइववे है और इन लोगों ने अपनी गाड़ियां यहीं पार्क कर दी हैं, क्योंकि आप जानते हैं वे सड़क पर आगे पार्क नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें चलना पसंद नहीं है। और किससे फर्क पड़ता है अगर आप किसी का रास्ता ही रोक दें? वो आदमी घर से बाहर कैसे जाएगा? यह सिर्फ एक घटना नहीं है, इसे देखिए, यह हर जगह है। मैं इस मानसिकता को अच्छी तरह जानता हूं। मेरे पास दिखाने को एक वीडियो है। इसे देखिए, यह ड्राइववे गया, यह ड्राइववे बंद है, यह ड्राइववे भी बंद है। शायद इसके पास बेहतर रास्ता है
ऑस्ट्रेलियाई ऐसे ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी ड्राइववे के सामने गाड़ी पार्क करो, वापस आओगे तो अपनी गाड़ी के टायर कटे हुए पाओगे। मुस्लिम, ऑस्ट्रेलियाई, चीनी, भारतीय, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी किसी की ड्राइववे के सामने गाड़ी नहीं पार्क करता, पर कुछ लोग इतने सभ्य नहीं होते। तो हम जहाँ भी देखते हैं हमारी सामाजिक एकता बिखरती जा रही है। हमारी लापरवाह सरकारों ने ऐसी संस्कृतियों के लोगों को यहाँ बसाया जिनका पश्चिमी मानकों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मैं इतना आत्मविश्वास से बोलता हूँ क्योंकि मैं भी प्रवासी हूँ। मेरा जन्म और पालन पोषण यहाँ नहीं हुआ। मैं 19 साल की उम्र में यहाँ आया था। मेरे अंदर ये इच्छा थी। मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहता था। मैं ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम और हमारे जीवन के तरीके के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। ये भावना मेरे अंदर थी। नए लोग यहाँ आकर ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली के बारे में जानना क्यों नहीं चाहते? तुम देश छोड़ चुके हो। तुमने कहा है कि तुम्हारा देश रहने लायक नहीं है और तुम्हारे सांस्कृतिक मूल्य समाज को असफल बना चुके हैं। तो तुम एक विदेशी देश में जाते हो, उस देश में जिसके सांस्कृतिक मूल्य उन्हें एक सफल, समृद्ध देश की राह पर ले गए, जहां तुम जाना चाहते हो। और फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपने मन में सोचते हो कि तुम्हारी संस्कृति किसी तरह से श्रेष्ठ है और तुम उस देश के नियम कायदों के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं करते जहां तुम जाते हो। मैं तुम्हें यूके का वीडियो दिखाता हूं, शायद ये लंदन में है। इसे देखो। एक मुस्लिम प्रवासी यूके में कहीं, शायद लंदन में, एक मस्जिद के सामने अवैध रूप से गाड़ी पार्क करता है। मुझे नहीं पता ये कौन सी काउंसिल है। और इस आदमी की हिम्मत तो देखो। नियम सीखने के बजाय, वैसे यूके के मुस्लिम इलाकों में मैंने सबसे पहले यही चीज़ देखी। ये समस्या यूके के मुस्लिम इलाकों में बहुत आम है। लोग अपनी तय पार्किंग जगहों में गाड़ी नहीं पार्क करते। लोग लापरवाही से गाड़ी पार्क करते हैं, जिससे ट्रैफिक की गुणवत्ता गिरती है, यहाँ तक कि स्थानीय मुस्लिम आबादी में भी। स्थानीय से मेरा मतलब है जो वहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, न कि हाल ही में आए या पाकिस्तान से अभी अभी आए लोग। वहाँ जन्मे लोग भी जिन्होंने अलग समाज बना लिए हैं, इसमें शामिल नहीं हैं। यह क्या है? आप चाहे वहाँ जन्मे हों, फिर भी मूल निवासियों जैसे कानून का पालन नहीं कर सकते, जैसे मूल ऑस्ट्रेलियाई करते हैं। इस आदमी को देखिए। वो अपनी गलती मानने की बजाय उस पर नस्लवाद और इस्लामोफोबिया का आरोप लगा देगा। सुनिए। MSL। तो उन्होंने आपको नमाज के वक्त यहाँ बुलाया? ओह, तो आप वही हैं जिन्हें मुसलमानों की नमाज से दिक्कत है। क्या आपको मेरे धर्म से समस्या है? अब नमाज का समय है, आप यहाँ क्यों हैं? पीला नारंगी पीला नारंगी। हाँ समझा, पर आप रोज क्यों नहीं आते? अगर नीचे आएंगे तो रोज गाली सुननी पड़ेगी। नहीं, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं। आपको आना ही पड़ेगा। मैं उसे गाली नहीं दे रहा हूँ। क्या मैं उसे गाली दे रहा हूँ? हेलो इससे देखो भाइयों, क्या मैं उसे गाली दे रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं गाली नहीं देता। मैं क्यों गाली दूंगा? मुझे लगता है कि आप मुसलमानों के मस्जिद में नमाज पढ़ने का फायदा उठा रहे हैं और उन्हें टिकट दे रहे हैं। जहां रोज आपकी बहसें और झगड़े होते थे, आप नहीं आते थे, हमेशा इस इलाके से चले जाते थे। अब नमाज का वक्त है। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक चाल है। उसने गाड़ी गलत जगह पार्क की थी और वह इस बात से नाराज है कि आप हमें इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। आपको हमारे धर्म से दिक्कत है। मैं कहता, हाँ, अब क्या कर लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारे लिए अपने सड़क के नियम और कानून बदल देने चाहिए? तुमने यहाँ गाड़ी क्यों पार्क की? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। गलत पार्किंग मत करो। मैं ऐसे ही बात करता। वे जहाँ भी जाते हैं स्थानीय लोगों को बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी भी वोक्स और भावुक वामपंथियों के बीच चल रहा है। वे अभी भी उन्हें समायोजित करने की कोशिश करते हैं। मैं कल सिडनी के बेसिंग वीडियो के बारे में सोच रहा था। शायद आपने नहीं देखा, जाकर देखें। गेज फॉर गाजा को सिडनी के मुसलमानों ने गे होने पर पीटा। ठीक है, वामपंथी लोग बहुत चुप हैं। LGBTQ समुदाय भी चुप है क्योंकि वहाँ पीड़ितों की एक श्रेणी है। उनके लिए बस एक नज़रिया है, शोषक और शोषित। 90 के दशक में मैंने देखा कि श्वेत ईसाई सत्ता समलैंगिक समुदाय को दबा रही थी, तो वे समलैंगिकों के लिए समर्थक बन गए। अब मुसलमानों को माना जाता है कि वे उत्पीड़ित हैं और इस तरफ के बाकी सभी लोग उत्पीड़क हैं।
अब समलैंगिक भी उसी ओर हैं। जब उत्पीड़ित समूह समलैंगिकों को पीटता है, वे अनदेखा करते हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं? पश्चिमी समलैंगिक पश्चिमी समाज की उपज हैं, जो उपनिवेशवाद की नींव पर बना है। वे इसे ऐसा ही कहते हैं। मैं सिर्फ उनका दिमाग कैसे चलता है बता रहा हूं। वे जहां भी जाते हैं, दूसरों पर अपने विचार थोपते हैं। नीदरलैंड्स की एक ट्रेन में इस मुस्लिम को देखिए, जो रमजान के दौरान इस आदमी को खाने के लिए शर्मिंदा कर रहा है। वह कुछ बोल रहा है, महिला सुन सकती है। शायद वह सोच रही है कि कितना बदतमीज आदमी है, ट्रेन में क्यों खा रहा है। वैसे मुझे भी ट्रेन में लोग खाते पसंद नहीं हैं। मुझे ट्रेन या बस में खाना पसंद नहीं, सिवाय रमजान के। मैं केवल इसी समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने वालों का साथ दूंगा, क्योंकि ये आदमी इस बात की शिकायत नहीं कर रहा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना खा रहा है और उसकी वजह से पूरी जगह में बदबू फैल गई है। नहीं, वो इस बात की शिकायत नहीं कर रहा है। वो शिकायत कर रहा है कि एक आदमी खाना खा रहा है, जबकि दूसरा भी अपने काल्पनिक दोस्त को खुश करने के लिए उपवास कर रहा है, और बाकी सबको कहना पड़ता है, ओह देखो तो सही, कितना प्यारा है ये। इसीलिए वो शर्मिंदा कर रहा है। तो इसी वजह से मैं इस डच के पक्ष में हूं। तुम सोचते हो, वाह क्या हुआ, थोड़ा चाहिए, लाओ मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूं। ठीक है। ये शर्म की बात है, सच में बहुत शर्म की बात है। अब समय आ गया है कि हम एक मजबूत कदम उठाएं। अगर कोई आपको बदलने के लिए मजबूर करे तो उसे बोलकर बता देना और मार की रेंज में मत खड़े होना, ठीक है? बस हमेशा एक हाथ की दूरी पर रहना, क्योंकि ये लोग अस्थिर होते हैं और कभी भी मुक्का मार सकते हैं। तो अगर आप सुरक्षित दूरी पर हैं तो कम से कम आपके पास उसे चकमा देने के लिए प्रतिक्रिया करने का समय होगा, और फिर आप जानते हैं, शायद अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पष्ट है, मैं आपको लोगों से लड़ाई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको सुरक्षित दूरी पर रहकर उन्हें कहना चाहिए, माफ कीजिए, नहीं नहीं, किसी मुस्लिम देश चले जाइए। हमेशा इसी तरह शुरू होता है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। देखिए देखिए उन इलाकों की हालत जहां तीसरी दुनिया के प्रवासियों ने कब्जा कर लिया है। यह बर्मिंघम है। मैंने सुना है कि बर्मिंघम हमेशा गंदा रहा है, पर पहले ऐसा नहीं था। इसे देखिए। दोस्तों, ये बच्चों का पार्क है जो बर्मिंघम में डडली रोड के पास विंस्टन ग्रीन में है। इसे देखिए। दोस्तों, क्लीन एयर जोन की फीस देना ना भूलें। हाँ, अपना काउंसिल टैक्स भरें ताकि लोग कचरा फेंक सके। देखिए, ये बच्चों का पार्क है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये काम गोरे ब्रिटिश लोग नहीं कर रहे हैं, 100%। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। मुझे पता है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और अन्य तीसरी दुनिया के देशों में भी ऐसा ही होता है। और जब आप लाखों तीसरी दुनिया के लोगों को लाते हैं तो उनकी पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। इसी कारण हम ये सब जगह देख रहे हैं। तो इसमें कुछ सच्चाई है। तीसरी दुनिया को यहां लाओ, खुद भी तीसरी दुनिया बन जाओ। सभी संस्कृतियां समान नहीं होती, इसलिए सभी लोगों का व्यवहार भी एक जैसा नहीं होता। सांस्कृतिक मूल्य लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लोगों का व्यवहार उनकी परवरिश और सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। ये बहुत सरल है, ये अब पूरी तरह स्पष्ट है। आजकल जब अलग संस्कृतियों के लोग यहाँ आते हैं, उनकी आदतें खत्म नहीं होती। सांस्कृतिक मूल्य जैकेट की तरह नहीं कि एयरपोर्ट पर उतार दें और फिर जब आप एक नए देश में आते हैं तो आप एक नई जैकेट पहन लेते हैं और बस हो गया। कुछ लोग बच निकालते हैं, जैसे मैं, लेकिन मुझे नहीं पता। मेरे जैसे लोग एक अपवाद हैं। मुझे नहीं लगता कि 30% प्रवासी भी, कम से कम मुस्लिम देशों से, मेरे जैसे हैं। हालांकि भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैंने भारतीयों की कुछ बुरी आदतें दिखाई होंगी, लेकिन दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग बहुत अच्छे होते हैं। वे गर्वित लोग हैं, और जैसा कि उन्हें होना भी चाहिए, लेकिन वे बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। प्रवासी पहली पीढ़ी बहुत मेहनती होती है। शायद भाषा की बाधा हो सकती है, और वे कुछ सांस्कृतिक चीजें करते हैं जिन्हें पश्चिमी लोग घिनौना या घृणित मान सकते हैं। लेकिन लंबे समय में वे ठीक ही साबित होते हैं। वे निश्चित रूप से कुछ अन्य संस्कृतियों के कुछ अन्य प्रवासियों की तुलना में बेहतर साबित होते हैं, जैसे अल्लाहू अकबर। तो हाँ, तीसरी दुनिया को आयात करो और वही बन जाओ। हम पश्चिम को खो रहे हैं। पश्चिम तेजी से तीसरी दुनिया बन रहा है,
यही मेरी राय है।